हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। इस चैनल को कीजिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो आइए हम लोग लौटते हैं आज के टॉपिक पर। हमने मॉडर्न हिस्ट्री में जब चालू किया था तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में कल की क्लास में हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि बंगाल पर जो अंग्रेजों का अधिकार हो रहा था धीरे धीरे, तो उस क्रम में क्या क्या उनके द्वारा कार्य किया गया था। और बंगाल पर अधिकार करने के क्रम में कौन कौन से जो बंगाली शासक थे जो पहले से रह रहे थे। जैसे में हमने देखा मीर जाफर को देखा, सिराजुद्दौला को देखा, सुजाउद्दीन खां को देखा, अलीवर्दी खां, मुर्शिद कुली खां को देखा था। कासिम बाजार के यानी कि ब्लैक होल की जो घटना हुई थी 1757 में, उसके बारे में देखा था। तो उन्हीं सब चीज़ को करते करते फिर जब 23 जून 1757 में एक तत्कालीन प्रभाव से एक विद्रोह उत्पन्न हुआ था, जिसको क्या क्या बोलते हैं, प्लासी का युद्ध बोलते हैं। फिर प्लासी के युद्ध को कल हमने समझा, उसका प्रभाव क्या क्या हुआ उसके बारे में समझा हम लोग ने। फिर आगे हम लोग देखा कि जब यहाँ देखिए, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसमें मीर जाफर और फिर मीर जाफर के बाद फिर जब ये सिराजुद्दौला जो को मारा था मीर जाफर का पुत्र मीरन जो था, तो यानी कि मीर जाफर जो था वो क्या था, तो मीर जाफर को अपने पक्ष में मिला लिया था। हम जानते हैं कि मीर जाफर जो था वो सिराजुद्दौला का क्या था, सेनापति था। तो अंग्रेजों ने सबसे पहले सेनापति को अपने पक्ष में मिलाया। तो जब मीर जाफर अंग्रेजों के पास चला गया तो मीर जाफर के साथ साथ एक मनिक चंद और एक अमीन चंद नामक व्यक्ति भी थे, जो वो भी अंग्रेजों के पास चले गए थे। तो जब ये दोनों सब क्या थे, यानी कि जब सेनापति सेना का सेनापति ही चला जाता है, किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, तो क्या उससे क्या हुआ, उससे सिराजुद्दौला जो था वो कमजोर पड़ गया। तो जिसके प्लासी के में सिराजुद्दौला हार गया था, उसके बाद फिर सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरन ने कर दी थी। लेकिन जब कुछ समय बाद ये पता चला कि मीर जाफर भी मतलब कि ये क्या बोलते हैं, गद्दारी करने लगा, अंग्रेजों के जो उम्मीद पर वो खरा नहीं उतरने लगा, तो उसके जरिए क्या किया गया, फिर मीर जाफर को हटा करके वहां पर मीर कासिम को नया राजा बनाया गया था। लेकिन फिर कुछ समय बाद फिर मीर कासिम जब जब अंग्रेजों का चाल को सही तरह से समझ गया था, तो वो भी आनाकानी करने लगा था उनको कर देने से। तो जब मीर कासिम को कर देने से आनाकानी करने लगा था, तो फिर पुनः से मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को वहां पर बनाया गया था राजा। ठीक है, तो आइए इतना हमने कल समझा था। अब आज के क्लास में उसके आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए सबसे पहले क्या हुआ। जब जब 1760 में जब मीर जाफर मीर जाफर का जब शासक बनाया गया था, नवाब बनाया गया था अंग्रेजों द्वारा, तो मीर जाफर को जानते हैं कि मीर जाफर जो था वो किस वक्त वर्धमान, मिदनापुर, ये सब कुछ इलाके को किसको दे दिया था, तो वो अंग्रेजों को दे दिया था। ठीक है, बंगाल बिहार का कुछ इलाका अंग्रेजों को दे दिया था। और कुछ लगभग 1 करोड़ रुपए लगभग जो था वो क्या दिया था, टैक्स के रूप में, उनको कर के रूप में दिया था। लेकिन धीरे धीरे जब जब अंग्रेजों का टैक्स वसूलने का जो लालच था वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला गया। जब मन नहीं, उन लोग मना नहीं कर रहे थे, तो उसे मीर जाफर को परेशानी होने लगी। आखिर मीर जाफर जब शासन संचालन कर रहा था, उसकी भी तो अपने जिम्मेदारियां होती है। लेकिन जब अंग्रेजों द्वारा इनका शोषण किया जाने लगा, तो मीर जाफर फिर क्या किया, वो आनाकानी करने लगा। तो मीर जाफर की जगह पर फिर 1760 में किसको, मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, तो मीर कासिम को जब बंगाल का नवाब बनाया गया, तो मीर कासिम जो था, अंग्रेजों की जो क्या थी, उसको जो तौर तरीके थे, उसको ये पहले से ही भाग चुका था, पहले से ही समझ चुका था। तो जैसे ही इसका जो मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था 1760 में, उसने सबसे पहला क्या किया, तो अपना जो राजधानी जो था, पहले जो मुगल बादशाह का जो राजधानी था, वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया। कहाँ पर, मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। और सबसे पहले जब मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया, इसका करने का ये मतलब था, क्योंकि मुर्शिदाबाद जो था वो क्या था, अंग्रेजों के समक्ष, मतलब सामने बहुत नजदीक पड़ रहा था। लेकिन मुंगेर से जैसे ही ले गया वो मीर कासिम ले गया, तो उससे क्या हुआ कि अंग्रेजों से उसकी जो दूरी थी वो धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो जब धीरे जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा, अंग्रेजों का शासन सत्ता जहां पर था और मीर कासिम का यहाँ, तो जब दोनों के बीच में दूरियां बढ़ी, तो अब मीर कासिम को थोड़ा सा वक्त मिला, तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चालू कर दिया। इसने अपने अपने किला का किलेबंदी करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे जब जब फिर और फिर चूंकि जानते थे कि मीर कासिम जो था वो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था मीर जाफर के जगह पर, तो अंग्रेजों का मानना यह था कि मीर कासिम भी हमारा मदद करेगा, हमारी सहायता करेगा। लेकिन जब मीर कासिम को भी जब शासन चलाने में दिक्कतें होने लगी, तो उसके बाद मीर कासिम ने क्या किया, सबसे पहले अंग्रेजों को कर देना बंद कर दिया। ठीक है, जब अंग्रेजों को कर देना बंद किया, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ था, तो अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में फिर से तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी। जब तनाव की स्थिति उत्पन्न हुई थी, तो आगे जानते हैं कि धीरे धीरे जब हमारे क्षेत्र में हमसे ही कोई गद्दारी करता है, तो हम क्या करते हैं, उससे समझौता करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ सबसे पहले बातचीत करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच में जब बातचीत से भी कोई हल नहीं निकला, तो दोनों पक्ष क्या किए, दोनों पक्ष एक एक ऐसे नतीजे पर पहुंचे जिसका परिणाम क्या होता है, जिसका परिणाम ही युद्ध होता है। तो जब देखिए,
जब जब मीर कासिम को ये समझ में आ गया था कि हमको हमको अगर अंग्रेजों से हमको छुटकारा पाना है, तो हमको सिर्फ एक ही वहाँ पर रास्ता बचा है, वो क्या है? तो विद्रोह करना, यानी कि युद्ध करना, अंग्रेजों से युद्ध करना। लेकिन मीर कासिम को यह भी पता चल चुका था कि हमारी हमारी जो ताकत है, वो अंग्रेजी ताकत के सामने बहुत मतलब कि छोटी ताकत है। तो इसलिए इसने क्या किया? तो मीर कासिम ने अपने हिसाब से क्या किया? तो मीर कासिम जो था, जब 1764 का युद्ध हो रहा था, बक्सर का युद्ध जब होने वाला था, उससे पहले ही इसने अपनी शक्तियों को मजबूत करना चालू कर दिया। चूँकि वह मीर कासिम जो था मुर्शिदाबाद से मुंगेर आ चुका था, तो जब मुंगेर में आया तो वहाँ पर जो अंग्रेजों का पहुँच था वो थोड़ा कम हो रहा था। तो जब जैसे इसका पहुँच कम हुआ, इसको तो समय मिल गया अपना जो ताकत बढ़ाने के लिए। तो जैसे ही समय मिला, तो उस समय में इसने क्या किया? तो इसने जो मीर कासिम है, वह मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला के साथ बातचीत की, और चूँकि इनको भी अपने पक्ष में लिया। अंग्रेजों के जो चूँकि इनको ये बतलाया था कि अगर देखिए, अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या है कि पूरा भारत पर कब्जा करना। तो जब बंगाल पर भी कब्जा किया, तो धीरे-धीरे उसके आगे और भी वो बढ़ेगा। तो यही सब बातों को समझा करके उसने क्या किया? शुजा-उद-दौला को और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को मीर कासिम ने अपने पक्ष में ले लिया। और जब इसका पक्ष में ले लिया, तो इसकी सेना यानी कि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की सेना और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला की सेना और मीर कासिम की सेना, जब तीनों की सेना मिली, तो अब इनका जो शक्ति था, यानी कि मीर कासिम का जो शक्ति था, वो थोड़ा-सा बढ़ा। तो जब इसका शक्ति बढ़ा, तो इसके अंदर एक क्या आत्मविश्वास बना कि हाँ, हाँ, अब क्या हम कर सकते हैं। तो हम अब ये मीर का ये अंग्रेजों का उसको हम टक्कर दे सकते हैं। तो हम जानते हैं कि जब जब मीर कासिम शासन कर रहा था, तो उस समय कौन था वहाँ का जो शासन करता था, इनके ब्रिटिश अधिकारी कौन था? वो था हेक्टर मुनरो था। और हेक्टर मुनरो के अधीन एक और व्यक्ति था, कौन था वो? अंग्रेज अधिकारी बेंसीटाट था, ठीक है? यानी कि अंग्रेजों की तरफ से कौन-कौन था? हेक्टर मुनरो और बेंसीटाट था। तो जब देखिए जब ऐसा हुआ, जब सभी शक्तियाँ आपस में मजबूत हो गई, मीर कासिम की शक्तियाँ जब थोड़े से बढ़ी, हेक्टर मुनरो भी अपना अपना जो व्यवस्थित करने का प्रयास किया। तो जब व्यवस्थित किया, तो धीरे-धीरे फिर क्या हुआ? जब दोनों के बीच में किसी तरह का कोई समझौता का निर्णय नहीं निकल पाया, तो अंत में जाकर के फिर बक्सर नामक एक जगह पर 22 अक्टूबर 1764 को मीर कासिम और हेक्टर मुनरो के मीर कासिम की मुगल सेना, यानी कि संयुक्त सेना, जिसमें से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजा-उद-दौला था, इनके बीच, और अंग्रेज अधिकारी कौन थे? हेक्टर मुनरो और बेंसीटाट, दोनों मिलकर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर नामक एक जगह पर क्या हुआ था? युद्ध हो गया था। जब इसी को बोला जाता है बक्सर का युद्ध। जब बक्सर का युद्ध हुआ, तो चूँकि जानते हैं कि अंग्रेज जो थे वह आधुनिक हथियार से लैस थे, और मुगलों के पास था वो परंपरागत हथियार से युद्ध करते थे। लेकिन अंग्रेजों के पास था क्या था? वो उसमें राइफल वगैरह भी आ चुका था धीरे-धीरे, मतलब कि आधुनिक हथियार से लैस थे वो। तो जब आधुनिक हथियार से लैस थे, तो क्या हुआ कि जब मुगलों के समक्ष इतनी बड़ी शक्ति थी, मीर कासिम, मुगल शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला की शक्ति थी, लेकिन फिर भी ये अंग्रेजों के सामने क्या हुआ? तो ये अंग्रेजों के सामने मतलब हारने की स्थिति में आ गई थी। ये अंग्रेजों की शक्तियों को ये सामना नहीं कर पा रही थी। तो जिसके चक्कर में क्या हुआ फिर? तो ये जब बक्सर के युद्ध में 1764 में हेक्टर मुनरो, ये क्या हुआ था? इसकी जीत हो गई थी। जीत हो गई थी, और ये इसका जो संयुक्त सेना था, यानी कि शाह आलम द्वितीय, शुजा-उद-दौला और मीर कासिम का जो संयुक्त सेना था, वो क्या हो गया था? हार गया था। हार गया था। तो यानी कि अब जब यहाँ पर हो गया, हार गया, तो हम जानते हैं कि बक्सर का युद्ध जो निर्णायक युद्ध था, और ये बोला जाता है कि देखिए, युद्ध तो बंगाल पर, जैसे पहले तो क्या था, तो मतलब जो अंग्रेज आ रहे थे, तो वो व्यापारी के रूप में आए थे, लेकिन अपना जो सत्ता का विस्तार करना चालू किए थे, तो वो धीरे-धीरे सत्ता का विस्तार करना चालू किए, तो उसमें बोला जाता है कि उसके सामने बहुत सारी क्या थी? समस्याएँ आई थी, जिसमें से प्लासी का युद्ध हुआ था। यानी कि सबसे पहले जो ब्रिटिश नागरिक थे, अपनी सत्ता का विस्तार वो बंगाल से करना चालू किए थे। लेकिन जब बंगाल से करना चालू किए, तो वहाँ पर जो मुर्शिद कुली खां था या सिराजुद्दौला जो था, वो उसका विरोध किया, तो वहाँ पर एक प्लासी का युद्ध हुआ। लेकिन प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों को अधिकार मिला था, वो उतना अहम नहीं हो पाया था, ताकि जिससे वे क्या कर सके? तो भारत पर अधिकार कर सके। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि जो बक्सर का युद्ध था, वो यह डिसाइड कर दिया था कि बक्सर का युद्ध में यह डिसाइड हो गया था, यानी कि यह निर्णय हो गया था कि अब अंग्रेज जो थे वह भारत पर अधिकार कर सकते हैं। क्योंकि भारत, जब अंग्रेजों की ताकत इतना सा ही हो सका था, और मुगल बादशाह के पास इतना ताकत था, यानी कि मीर कासिम, मुगल शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला की संयुक्त सेना भी जब अंग्रेजों को हरा नहीं पाई थी, तो अब ये निर्णय हो चुका था कि यानी अब अंग्रेज जो थे वो अपने ताकत के चरम पर पहुंच चुके थे। अब वो भारत पर अधिकार करने में सक्षम हो चुके थे। तो यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा युद्ध था जो ब्रिटिशों को भारत पर अधिकार करने का एक छूट प्रदान कर चुका था, यानी कि वास्तविक औपचारिक एक अधिकार प्रदान कर चुका था, तो वो था बक्सर का युद्ध। यानी कि बक्सर के युद्ध के बाद ही, बक्सर का युद्ध ही वह निर्णायक युद्ध था, जिसके बाद अंग्रेजों का भारत पर प्रभाव बढ़ना चालू हुआ था। यानी कि अब देखिए क्या होता है, जब बक्सर का युद्ध खत्म हुआ, था, तो कब? 1764 में खत्म हुआ, 22 अक्टूबर 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जब खत्म हुआ, तो धीरे-धीरे अब क्या हुआ था, जब ये हार गए, ठीक है?
मीर कासिम हार गए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय हार गए, शुजा-उद-दौला हार गए। तो मीर कासिम जो था वो भागकर दिल्ली चला गया था, ठीक है। कहाँ पर चला गया था? दिल्ली चला गया था और दिल्ली में ही कुछ समय बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और फिर क्या किया गया था? और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला जो था, अवध का नवाब जो था कौन? शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन दोनों ने क्या किया, जब ये इन दोनों यहाँ पर बचे, क्योंकि मीर कासिम तो भागकर दिल्ली चला गया। तो जब मीर कासिम भागकर दिल्ली चला गया तो अंग्रेजों के बीच और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और शुजा-उद-दौला के बीच में एक संधि की गई। कौन सी संधि की गई थी? उसको बुलाया था इलाहाबाद की संधि, यानी कि 1765 में एक संधि की गई थी, जिसमें से अंग्रेज थे और दूसरी तरफ कौन-कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय थे और शुजा-उद-दौला के बीच में थे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 संधियाँ की गई थी 1765 में, 2 संधियाँ की गई थी, एक अगस्त में किया गया था और एक उससे पहले किया गया था, ठीक है। तो जो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी उसके तहत फिर क्या किया गया था? तो देखिए, जब 1764 के बक्सर के युद्ध में अंग्रेज लोग जीत गए, ठीक है, अंग्रेज लोग जब जीते यहाँ पर, तो इनका अब जो भी इसका इलाका था, इन तीनों का जो इलाका था वो तो औपचारिक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया। जब औपचारिक रूप से अंग्रेजों के अधीन आ गया था तो अब संधि शर्तों के अनुसार क्या किया गया था? तो संधि शर्तों के अनुसार ये बताया गया था, जिसे संधि किया गया जब 1765 का जब संधि किया गया था, तो उसमें से जो अवध का नवाब जो था शुजा-उद-दौला के पास से इलाहाबाद की संधि से क्या हुआ था? अवध जो था वो वापस ले लिया गया था, यानी कि वापस उसको मिल गया था। यानी कि अंग्रेजों ने अवध को उससे छीना नहीं, अवध को वहां पर उसी को शासन करने दिया, लेकिन उसके बदले में शुजा-उद-दौला को यह बताया गया कि आप अवध पर हमारे एक गुलाम की तरह शासन करेंगे और हमको वहां से टैक्स कर वसूल करके हमको प्रदान करेंगे, ठीक है। ये हो गया। और इससे फिर क्या किया गया था? तो कड़ा और इलाहाबाद, यानी कि कड़ा नामक जगह और इलाहाबाद नामक जगह जो पहले अवध के नवाब के अधीन था, उसको क्या किया? छीन करके अंग्रेज अधिकारी अपने में ले लिए थे। यानी कि कौन कौन सी इलाका छीन गया था? तो जब 1764 का युद्ध जो हुआ था, बक्सर का युद्ध, उसके तहत जब संधि हुई थी 1765 में, तो उसमें से इलाहाबाद की संधि के तहत अवध को वापस दे दिया गया था, लेकिन इससे कड़ा और इलाहाबाद का जो क्षेत्र था, कड़ा और मणिकपुर का जो क्षेत्र था, वो छीन करके अंग्रेज अपने अधीन ले गए थे, ठीक है। ये तो समझ में आ गया कि नवाब शुजा-उद-दौला का कौन कौन सा क्षेत्र मिला था और कौन कौन सा छीन के ले गए थे। अब देखिए, अब आगे क्या होता है, जब उसी समय जब इलाहाबाद की संधि भी 1765 में जब हुई, तो धीरे-धीरे देखा गया कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा ये सब जो इलाका थे, वहाँ पर भी धीरे-धीरे क्या हुआ? अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बढ़ना चालू हो गया। जब अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ना चालू हुआ, तो जब बंगाल, बिहार, जानते हैं कि बंगाल और बिहार का जो एरिया है, यानी कि जो बॉर्डर एरिया है, वो लगभग सटा हुआ है, ठीक है। तो जब अंग्रेजों का बंगाल पर प्रभाव स्थापित हो गया, यानी कि 1764 में क्या हुआ था? इसमें हुआ था, बंगाल पर अधिकार कर लिया था। बंगाल पर अधिकार 1764 में कर लिया था, तो इससे ही जानते हैं कि बंगाल से ही सटा हुआ कौन है? बिहार है। तो जब बिहार का वहां पर शासक कौन था? तो बिहार का शासक वहां पर था रामनारायण सिंह। कौन था? रामनारायण सिंह था बिहार का शासक, ठीक है। तो जब रामनारायण सिंह को पता चला कि अंग्रेजों ने क्या किया, मुगलों की संयुक्त सेना जो थी उसको भी पराजित करके पूरा बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो ये क्या किया? रामनारायण सिंह को डर हो गया और ये सीधा जाकर के किससे? तो अंग्रेजों से मिल गया था, ठीक है। यानी कि ये अंग्रेजी शरण में चला गया था। कौन? रामनारायण सिंह। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों से डर के, क्योंकि ये सोचा कि जब संयुक्त सेना अंग्रेजों को हरा नहीं सकी, तो हमारे पास तो सिर्फ बिहार की ही सेना है, वो भी छोटी सेना है, और हमारे पास कोई वैसी विकसित ताकत भी नहीं है पहले से, जो कि हमारी मदद कर सके, क्योंकि जो भी था ये ताकत जो थी वो पहले ही उजड़ चुकी थी 1764 के युद्ध में। तो अब जब ये डर गया, तो फिर बिहार के जो रामनारायण सिंह था उसने क्या किया? अंग्रेजी सेना में चला गया, यानी कि अंग्रेजी शरण में चला गया, यानी कि अब ये जाकर के, तो जब ये अंग्रेजों की शक्ति से डर करके ये सीधा चला गया किसमें? अंग्रेजी शरण में। जब अंग्रेजी शरण में गया, तो यानी कि यार अब क्या था? अब बिहार का भी जो था वह, जब बिहार का राजा ही चला जाएगा अंग्रेजों के अधीन, तो यानी कि बिहार भी उसके अधीन ऑटोमेटिक चला जाएगा किसके? अंग्रेजों के पास। तो जब बिहार चला गया, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि बिहार और बंगाल पर भी अंग्रेजों का अधिकार चालू हो गया, यानी कि अधिकार हो गया था। तो जब बिहार और बंगाल का भी अधिकार हो गया था, तो उसी के क्रम में उड़ीसा भी क्या हुआ था? धीरे धीरे अंग्रेजों के अधीन चला गया था। तो यानी कि अब 1765 की संधि के बाद यह माना गया कि जब बिहार, बंगाल और उड़ीसा, यानी कि 3 जो बड़े-बड़े मेजर एरिया थे, 3 जो बड़े-बड़े क्षेत्र थे, जहाँ पर भारतीय, यानी कि मुगलों का शासन था, भारतीय शासकों का शासन था, वो क्या हुआ था? तो ये जो 3 जो एरिया थे, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों अंग्रेजों के अधीन चले गए थे 1765 की संधि के बाद, ठीक है। यानी कि अब हम बोल सकते हैं कि जो 1765 का ही वह संधि हुआ था, वह युद्ध था, बक्सर का युद्ध था, उसके बाद जो 1765 की संधि हुई थी, तो वही संधि थी, वह निर्णायक संधि थी, जिसने अंग्रेजों का कदम को और मजबूत कर दिया भारतीय राज्य में, ताकि अंग्रेजों का जो ये मनोबल था, चूंकि ये सबसे शुरू तो आए थे व्यापार करने के लिए, लेकिन जब यहाँ पर इनको जीत हासिल हुई, इन तीनों बहुत बड़े-बड़े इलाके पर इनका जो पकड़ मजबूत हो गया, तो अब इनके समक्ष ये आ गया था, यानी कि इनको ये मालूम हो चुका था कि अब हम भारत पर अपना अधिकार कर सकते हैं। तो जैसे ही इन्होंने बिहार, बंगाल और उड़ीसा पर अधिकार किया,
उससे अब इनका जो साम्राज्यवाद जो नीति थी, यानी कि जो साम्राज्य विस्तार का जो नीति थी, वो इनको बल मिला और ये धीरे-धीरे अब क्या करना चालू किया, अब ये धीरे-धीरे यहाँ से अपनी कोठियाँ बना करके अपना व्यापार करके अब राजाओं के बहुत सारे जो स्टेट से, जैसे मद्रास था और मुंबई था, यहाँ महाराष्ट्र था, बहुत सारी जगहों पर क्या किया इन्होंने अपना जो शासन सत्ता जमाना चालू किया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि भारत पर जो मुगलों का जो अधिकार था, यानी अंग्रेजों का जो अधिकार था, वो मुगलों का अधिकार को खत्म करके ही यहाँ पर बैठा गया था। और वो अंतिम युद्ध कौन था, निर्णायक युद्ध, तो वो था बक्सर का युद्ध, जिसके बाद अंग्रेजों का भारत पर, यानी कि बंगाल पर, यानी कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों पर अधिकार हो चुका था। यानी ऑटोमेटिक रूप से हम बोल सकते हैं, इनडायरेक्टली हम क्या बोल सकते हैं कि इनका जो रूल था, इनका जो शासन जो था, वो बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर होकर के पूरे भारत पर हो चुका था। क्योंकि बिहार, बंगाल, उड़ीसा जो था उसमें बहुत ही समृद्ध राज्य थे। यानी कि ऐसा माना जाता था कि अगर किसी का शासन बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर हो गया, तो यानी कि वह समझ सकता था कि पूरा भारत पर उसका अधिकार हो गया है। ठीक है, यहाँ पर समझ गए। तो अब क्या हुआ, जब बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर अधिकार हुआ, तो उसमें तो हेक्टर मुनरो था। ठीक है, और हेक्टर मुनरो था, लेकिन फिर आगे चल के हेक्टर मुनरो के बाद, क्योंकि ये तो 1765 में ही हो चुका था, लेकिन हेक्टर मुनरो के बाद फिर आगे एक और गवर्नर जनरल बन के आया था। वो कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जब गवर्नर जनरल बन के आया, 1765 में आया था रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर बनकर गवर्नर जनरल भारत का, बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक, कौन, रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आते ही उसने क्या देखा, उसने देखा कि क्योंकि ये जो हेक्टर मुनरो था, वो तो पहले से ही ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्थापित कर चुका था भारत में, तो बंगाल में भी भारत स्थापित कर चुका था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा में भी स्थापित कर चुका था। यानी कि अब रॉबर्ट क्लाइव के पास क्या था, रॉबर्ट क्लाइव के पास सीधा शासन करने का जिम्मा सौंपा गया था, क्योंकि उसको जो शासन क्षेत्र पर अधिकार करने का जिम्मा, वो ये पूरा कर करके उसको दे चुका था। तो जब हेक्टर मुनरो चला गया, रॉबर्ट क्लाइव आया, तो अब वो क्या क्या सीधा आते ही उसने अपना जो नियम बनाना चालू किया और हर तरीके से, यानी कि यहाँ पर दोहन करना चालू किया, अपने अधिकारियों की नियुक्ति करना चालू की, और जो भी बचे छोटे मोटे राज्य थे, जो भी छोटे मोटे साम्राज्य थे, उसको विनाश करके उसने क्या किया, अपना जो विस्तार, जो साम्राज्य का विस्तार करना, और वो मतलब बहुत ही कठोर तरीके से चालू कर दिया था। तो उसी के क्रम में रॉबर्ट क्लाइव जो आया था 1765 में, तो उसने क्या किया, बंगाल में द्वैत शासन नामक एक व्यवस्था, यानी कि द्वैत शासन नामक एक कॉन्सेप्ट लाया था। और इसके तहत क्या किया गया था, देखिए, जब बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था लाया गया, द्वैत शासन मतलब कि शासन को, जैसे नाम में ही है द्वैत शासन, यानी कि शासन को दो भाग में बांट देना, जिससे कि क्या हो, शासन का संचालन आसानी से हो सके। तो जब रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल में आया 1765 में, तो उसने द्वैत शासन को बांटा, बंगाल को दो भाग में बांट दिया, यानी कि वहां पर द्वैत शासन व्यवस्था लागू करने वाला कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव था। उसने क्या किया, देखिए, किसी भी शासन संचालन के लिए हम जानते हैं कि वहाँ पर टैक्स कलेक्शन की व्यवस्था और सैनिकों की व्यवस्था, यानी कि सिविल न्याय जो होता है, वह टैक्स कलेक्शन जो होता है, यानी कि व्यापारिक न्याय, सिविल न्याय जो भी होता है वहाँ पर, सांस्कृतिक न्याय, उसी के आधार पर किसी राज्य पर हम अधिकार कर सकते हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव को यह महसूस हो चुका था कि अगर हम किसी तरह से जो वहाँ पर जो टैक्स कलेक्शन का जो है, यानी कि जो व्यापारिक मामले हैं, उस पर अगर अपना अधिकार जमा लेते हैं, तो उससे क्या होगा, तो उस क्षेत्र से मिलने वाली जो भी संपत्ति, धन संपत्ति, उसका डायरेक्ट फायदा हमको होगा। तो इसीलिए इसने क्या किया, तो इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया, और द्वैत शासन के तहत क्या किया, तो दो मामले यहाँ पर लाया था, एक था दीवानी मामला और एक था फौजदारी मामला। यानी कि इसने दो भागों में बांट दिया था, बोला था कि अब शासन का संचालन दो स्तर पर होगा, एक स्तर पर होगा दीवानी स्तर पर, और दूसरा होगा फौजदारी स्तर पर। तो जो दीवानी स्तर पर होगा, उसका कार्य क्या था, तो उसका कर वसूली का कार्य था। यानी कि दीवानी जो था, दीवानी जो स्तर था, उसमें टैक्स कलेक्शन का व्यवस्था था। और ये व्यवस्था जो क्या किया था, जो रॉबर्ट क्लाइव था, वो अपने पास से रखा था, यानी कि कंपनी के पास से रखा था। इस पर भारतीय शासकों का अधिकार नहीं दिया था, क्योंकि ये चाहता था कि जो कर वसूले थे, वो सीधा सीधा हमको ही वापस मिले। ठीक है, और क्या किया गया, तो और ये वहां पर प्रावधान किया गया था कि जब अब हम यहाँ पर जब शासन सत्ता स्थापित हो गया था ब्रिटिशों का, तो वहां पर बहुत सारी जो टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ी आ चुकी थी। तो ये बोला गया था कि जो सैनिकों की टुकड़ी है, उनका जो खर्चा होगा, उनका जो खर्च का वहन करेगा, वो कौन करेगा, तो वो भारत का जो निजाम था उस समय, जो भारत का शासक जो था, यानी कि बंगाल का जो शासक था, जो छोटे मोटे जो शासक बचा था, वो निजाम करेगा। यानी कि सैनिक उनका, अंग्रेजों ने यह व्यवस्था कर दिया था कि जो कर वसूलेंगे, जो भी टैक्स यहाँ से आएगा, जो भी व्यापारिक गतिविधियों से जो भी हमको कर मिलेगा, उसका तो सीधा टैक्स हम लेंगे। लेकिन जो यहाँ पर सैनिकों का जो खर्चा होगा, जो हमारे अधिकारियों का रहने का जो खर्चा होगा, हम व्यापारिक कोठी का निर्माण करेंगे, तो उसका जो खर्चा होगा, वो उस खर्चे का जिम्मा कौन लेगा, तो उस खर्चे का जिम्मा हम निजाम पर सौंप देंगे। यानी कि फौजदारी मामलों का जो देखभाल करने का जो सौंपा गया था, वो था निजाम के पास सौंपा गया था। ठीक है, और जो दीवानी मामले को जो सौंपा गया था, तो दीवानी मामले यानी कि कर वसूलने का जो सौंपा गया था, वो था कंपनी के पास। तो यहाँ से देखें, यानी कि द्वैत शासन में क्या क्या हम लोग देखें, द्वैत शासन में दो भागों में बांटा गया था, एक था दीवानी भाग और एक था फौजदारी भाग।
तो दीवानी मामला को जो अपने पास यानी कि कंपनी के पास से रखा था, और दीवानी मामले के अंतर्गत कर वसूलने की व्यवस्था की गई थी। और जो फौजदारी मामला किया गया था, तो फौजदारी मामला जो था लड़ाई झगड़े जो था, सैनिकों का रखना, उसके खान-पान, खर्चा-वर्चा जो भी होता था, उसका जिम्मा किसको सौंपा गया था? तो वहाँ का जो निज़ाम था उसको सौंपा गया था। यानी कि सैनिकों का खर्चा वो भारतीय पैसे से करते, लेकिन जो टैक्स कलेक्ट करते वो सीधा कहाँ पे भेजते? कंपनी के पास भेजते। इसका कुछ हिस्सा कोई भी इसका मतलब यहाँ पर दीवानी के द्वारा जो मिलने वाली जो विशेषाधिकार थी, दीवानी के द्वारा जो मिलने वाली जो कर थी, यानी कि जो भी धन संपत्ति आती थी, उसको फौजदारी मामले में किसी भी 1% का भी हिस्सा उसको नहीं दिया जाता था। यानी कि यह बताया गया था कि फौजदारी मामलों के अधीन जो भी आपके समस्याएँ होगी, उसका निर्वहन कौन करेगा? तो सीधा निज़ाम करेगा। उसमें हमको कोई मतलब नहीं है, आप कैसे कीजिए, नहीं कीजिए, मत कीजिए। और सिर्फ़ हमको मतलब किससे है? तो सिर्फ़ कंपनी को मतलब था कर वसूलने से, ठीक है? तो जब ऐसा हुआ धीरे-धीरे, जब यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दिया, तो जब धीरे-धीरे यहाँ पर क्या हुआ, कर तो वो वसूलने लगा। तो जब जैसे उसका कर वसूलना चालू हुआ, तो उसने अपनी शक्ति को मजबूत करना चालू कर दिया। और यहाँ से जो बहुत सारे दोहन करके सीधा ब्रिटेन वापस भेजना चालू कर दिया यहाँ से कर को, यानी कि संपत्ति को। लेकिन जब यहाँ पर निजामी जो अधिकार था, तो इसकी संपत्तियाँ धीरे-धीरे कम होने लगी थी। जब इसकी संपत्तियाँ धीरे-धीरे कम होने लगी, तो अब क्या हुआ था, फिर से अब अंग्रेजों और ब्रिटिशों के बीच में, अंग्रेजों और भारतीयों के बीच में, यानी कि बंगाल का जो उसमें निजाम था, उसके बीच में फिर से क्या हुआ, तनाव का वातावरण बनने लगा था। जब तनाव का वातावरण बनने लगा था, तो उसी क्रम में आगे चल करके 1772 में एक अंग्रेज अधिकारी आया था, यहाँ का गवर्नर जनरल बनकर आया था। वो कौन था? वारेन हेस्टिंग था। तो जब वारेन हेस्टिंग 1772 में यहाँ पर बनकर आया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो बंगाल में जो द्वैध शासन है, वो 1765 से 72 तक रहा था, ठीक है? तो 1765 से 72 तक, यानी 5 सालों तक इसने रॉबर्ट क्लाइव ने यहाँ पर दोहन किया, कर को यहाँ के, यानी कि धन संपत्ति को लूटा, और जो निजामन का, यानी कि जो फौजदारी का जो मामला था, उसको भारतीय शासकों के पास छोड़ करके उनकी शक्ति को कमजोर किया। तो यही शक्ति जब कमजोर हुआ, दोनों के बीच में जब मनमुटाव बढ़ा, दोनों शक्तियों के बीच जब मनमुटाव बढ़ा, दोनों ने समझौता करने का प्रयास किया। लेकिन जब रॉबर्ट क्लाइव भी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि कोई शक्ति कमजोर हो रही है, इसका सिर्फ यही मकसद था कि जैसे जितना से जितना हो सके हम यहाँ पे संपत्ति को अपने हड़प लें और अपनी शक्ति को मजबूत करें। तो जब ऐसा हुआ धीरे-धीरे, तो फिर क्या हुआ, तो अब धीरे-धीरे क्या हुआ था, दोनों के बीच में फिर से विद्रोह की स्थिति उत्पन्न होने जैसी स्थिति आ चुकी थी, यानी कि तनाव का वातावरण दोनों के बीच में बढ़ चुका था। तो उसी समय क्या हुआ था, 1772 में वारेन हेस्टिंग नामक एक अंग्रेज अधिकारी था, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल बनकर आया था यहाँ पर, ठीक है? तो जब इसने आया, तो इस वारेन हेस्टिंग ने यहाँ की बंगाल की जो वास्तविक स्थिति थी, उसको समझने का प्रयास किया। जब उसको समझने का प्रयास किया, तो वारेन हेस्टिंग को यह समझ में आया कि ये जो द्वैध शासन प्रणाली है, इससे तो हम जानते हैं कि अंग्रेजों को फायदा हो रहा है, लेकिन इसका यह भी मानना था कि अगर हम किसी क्षेत्र पर लंबे समय तक शासन करना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र पर वहाँ के जो स्थानीय शासक है, उससे हमको तालमेल बनाकर चलना पड़ेगा। उससे हमको मतलब कि उसको कुछ और अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करनी पड़ेगी, जिससे उनके मन में ये भरोसा आ जाए कि हाँ, ब्रिटिश जो हैं वो हमारे साथ मिलकर हमारी भागीदारी में, यानी कि हमारे जो विकासशील का जो रास्ता है, उसकी भागीदारी में अपना साथ दे रहे हैं, ठीक है? तो यही सब बातों को देखते हुए इसने भारतीय शासकों को अपने पक्ष में करने के लिए, यानी कि भारतीय शासकों के मन में जो द्वेष उत्पन्न हो चुका था, उसको खत्म करने के लिए और अंग्रेजों के साथ सहयोग प्रदान करने के लिए 1772 में वारेन हेस्टिंग आया और उसने द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर क्या मेन पॉइंट निकला? तो सबसे मेन पॉइंट ये निकला कि वह कौन सा युद्ध था जिसके बाद ब्रिटिशों का भारत में पदार्पण हो चुका था? वो तो बक्सर का युद्ध 1764 में। बंगाल में द्वैध शासन स्थापित करने वाला कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और कब किया था? 1765 में किया था। उसने द्वैध शासन के तहत क्या किया था? द्वैध शासन के तहत 2 मामले बांटा था, एक था दीवानी मामले, एक था फौजदारी मामले। दीवानी मामले जो कि टैक्स कलेक्शन की मामला था, वो अपने पास रखा था, और दूसरा था फौजदारी मामला, जो कि ये क्या था, निजाम का मामला था, यानी कि जो भी रूल से यहाँ संबंधित था, उससे संबंधित था, वो निजाम के पास छोड़ा था। अब फिर इसको बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने वाला कौन था? तो बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त करने वाला कौन था? तो ये था वारेन हेस्टिंग था, ठीक है? तो आज के क्लास में हमने इतना समझा। अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे कि भारत में, यानी कि बंगाल में जो था, वह भारत पर अंग्रेजों का प्रभाव चालू हो चुका था। हमने क्या देखा? प्लासी का युद्ध के तहत देखा, बक्सर के युद्ध के तहत देखा। तो आज का जो टॉपिक हम लोगों ने खत्म किया, बक्सर का युद्ध खत्म किया, और बंगाल में द्वैध शासन को कैसे लाया गया था, कैसे उसका खत्म होता, ये हमने देखा, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आज की तरह बताई गई बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी।
होंगी और आप लोग ये समझने का कोशिश कर चुके होंगे, यानी कि ये आप लोग क्लियर अपने माइंड में एक क्लियर कंसेप्ट बना लिए होंगे कि अंग्रेजों का प्रभाव यहाँ पर धीरे-धीरे बढ़ना कैसे चालू हुआ और उस प्रभाव को बढ़ाने में युद्ध की क्या भूमिका थी, उसका जो उनकी नीतियों की क्या भूमिका थी, ये समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज के द्वारा बताया गया क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, एक कहानी की तरह से आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और एक नए अंदाज में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।